गुड इवनिंग बच्चा लोग। गुड इवनिंग सर। गुड कैसे हो? इवनिंग सर। गुड इवनिंग वरुण, गुड इवनिंग रौनक, सुमन, कल्पिता, जैनब एंड सिंपल। सब गुड इवनिंग। कैसे हो? बढ़िया। हाँ सर। चलो, तो हाँ सर। काफी लंबा समय के बाद हम लोग फिर से मिल रहे हैं। मतलब क्या बताऊं, ये तो अच्छा है कि मिल लिए यहाँ पे, नहीं तो फिर हम्म, पता नहीं अगले हफ्ते क्या होगा। जानता नहीं हूँ मैं वैसे, लेकिन मेरा ट्राई रहेगा कि हम लोग पढ़े। अच्छा, किसी दिन अगर सुबह हो सके तुम लोगों का, जैसे हाँ, 15 अगस्त। वरुण, क्या हाल है तुम्हारा 15 अगस्त का? सही है सर। कर सकते हैं पढ़ाई सुबह कभी भी? हाँ सर। और बाकी सुबह सबकी? नहीं, सुबह का नहीं सुबह पता। सुबह नहीं होगा। शाम को ही, क्योंकि शाम को? सुबह ऑफिस से रहेगा शायद। वो तो ये है ना, नेशनल हॉलीडे है। नहीं, पर काम है। अच्छा, ठीक है, फिर तो हम लोग कोई शाम का ही टाइम निकालते हैं अच्छे से, उसके बाद उसमें जो भी होगा देख लेते हैं। अभी नेक्स्ट कब होगा मैं तुम लोगों को वैसे सुबह सुबह मैसेज कर दूंगा। उसके बाद हम लोग फिर से जो भी होगा बात करेंगे। चलो, तो आज क्लास में हम लोग कौन से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं? जल्दी। INM। आईएनएम मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो अभी तक हम लोग रौनक एक चैप्टर खत्म कर चुके हैं, जिसमें हम लोग सीखे हैं सिर्फ अभी तक एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, जिसमें हम लोग 5 यूरोपियन कंट्रीज के बारे में पढ़े। जिसमें मैं तुम लोग को होमवर्क दे रखा था अबाउट डच एंड डेन्स। तो आई होप तुम लोग अपने एंड से पढ़ लिए होगे, अगर नहीं पढ़े हो तो ये गलती है, ये कर लेना चाहिए था तुम लोगों को। चलो कोई नहीं, आगे अब हम लोग अगर बढ़ते हैं तो उसके बाद जो होता है हमारे इंडिया में, मतलब अल्टीमेटली ये पांचों में से हम लोग को तो पता है सब कुछ कि ये ब्रिटिश हमारे ऊपर शासन करके चले गए। तो ये ब्रिटिश आखिरकार कैसे पावरफुल हो रहा है यहाँ पे, इस चीज को थोड़ा हम लोग समझे। राइट? तो चलो फिर शुरू करते हैं आज के क्लास को। स्क्रीन शेयर कर दूं। इज इट विजिबल? यस सर। ओके। तो अगर हम लोग बात करें, आज का टॉपिक हमारा है कार्नेटिक वॉर, जो क्या है यहाँ पे हम लोग को बेसिकली पढ़ना क्या है, आवाज नहीं आ रहा है सर। नो सर। हेलो? हेलो। एम आई ऑडिबल? हाँ सर, अब ठीक है। चलो, बढ़िया। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें कार्नेटिक वॉर की, तो हम लोगों को कितने सारे पढ़ने हैं? 3 पढ़ने हैं। मैं ऑलरेडी सुमन सिंपल ये लोग थे क्लास में, तब मैं इस चीज का डिस्कशन किया हूँ आई गेस। जैनब नहीं थी और रौनक भी नहीं था, तो कोई इशू नहीं है, आज हम लोग इस चीज को अच्छे से समझ लेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये कंफर्म करो कि सबसे पहला यूरोपियन कंट्री कौन था जो आया था? जल्दी, पहला कौन? पोर्टुगीज। पोर्तुगीज। पोर्चुगीज। उसके बाद दूसरा कौन? दूसरा कौन बच्चा लोग? डच। डच।
डच के बाद इंग्लिश, इंग्लिश के बाद डेन्स, एंड पांचवा नंबर में फ्रेंच। ठीक है, तो हम लोग ये देखें कि पोर्चुगल भाई साहब, इनका क्या था कि वो जो ब्लू वाटर पॉलिसी, ये सब चीज इनका पॉलिसीज बहुत खराब होने की वजह से इनका एनिमोसिटी हो गया और इनको रिप्लेस किया गया भाई साहब इंग्लिश के द्वारा, ना चाहते हुए भी। ये भाई साहब और ये भाई साहब उतने ज्यादा ताकतवर न होने की वजह से सस्टेन नहीं कर पाए, और ये भी एक पावरफुल कंट्री था। तो हमसे अगर पहला क्वेश्चन पूछा जाए कि किन दो अलग अलग समुदायों के द्वारा कार्नेटिक वॉर में पार्टिसिपेशन हुआ था, तो हमारा आंसर हो जाएगा सिंपली इंग्लिश एंड फ्रेंच, राइट। तो ये होता कैसे है, तो हम लोग को पढ़ना क्या है बेसिकली, तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है एक टाइमलाइन, दूसरा रिजल्ट, तीसरा ट्रीटी, सॉरी मतलब रिजल्ट और इम्पैक्ट लिख सकते हैं हम लोग एक साथ ही, ये दोनों एक साथ ही होगा, और इन दोनों के बीच में ही आने वाला था लेकिन वो छूट गया, तो इसको हम लोग लास्ट में लिख लेते हैं कि रीजन। ये चार चीज अगर हम लोग को पता है तो हम लोग सिंपली कार्नेटिक वॉर को अच्छे से समझ लेंगे। कार्नेटिक की बात करें कि ये चला স্যার कब से, আওয়াজ আসছে না ঠিক করে। क्या बताऊं मैं, इज इट ऑडिबल? हाँ सर, आपका शायद वो जैक लूज है। नहीं एक्चुअली मैं तो ब्लूटूथ यूज कर रहा हूँ, लेकिन होता है ना कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, कोई नहीं। तो बेसिकली कार्नेटिक वॉर का ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो ये चलता है 1746 से 63 तक। सर, एक, हाँ बोलो। सर यहाँ पे क्वेश्चन पूछना था क्योंकि पहले से बहुत कंफ्यूजन है मेरा। बोलो ना। सर वो मॉडर्न एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का जो मामला था, ये तो 1498 से स्टार्ट हुआ। हाँ, तो सर बैटल ऑफ पानीपत किस में आएगा फिर? वो भी तो 1526 में हुआ, इसके पहले हुआ। 26 में आया, राइट। हम्म। अभी अच्छा तुम टाइमलाइन के हिसाब से बोल रहे हो कि तुमको टाइमलाइन में कंफ्यूजन हो रहा है। सर ये कंसेक्यूटिवली चल रहा था क्या, वही मतलब यस, कंटेम्पोररी? यस नहीं, अच्छा। नॉट एक्चुअली वैसा भी नहीं बोल सकते हो। देखो होता क्या है कि अगर हम लोग मुगल्स को देखें, जो कि हमारा मेडिएवल का पार्ट है, मेडिएवल का हम्म। बात करें तो इसमें हम लोग सिर्फ दिल्ली सल्तनत एंड मुगल्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें दिल्ली सल्तनत के लिए SKTSL, ये बात तुम लोग को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसमें S फॉर स्लेव, K फॉर खिलजी, T फॉर तुगलक, S फॉर सैयद, L फॉर लोधी। ये पांचों का अलग अलग डायनेस्टी रहता है जो दिल्ली सल्तनत कहलाता है। उसके बाद एक बहुत बड़ा डायनेस्टी आता है जिसको हम लोग कहते हैं मुगल डायनेस्टी। ये दो भाग में बढ़ता है। कौन कौन सा? एक है अर्ली वन और दूसरा लेटर। ठीक है, लेटर में हम लोग बहुत प्रमुख कोई वैसा शासक नहीं था, इसी वजह से उसको उतना ज्यादा हम लोग नहीं कवर करते, जो भी इंपॉर्टेंट बातें वो सब जानते हैं। पढ़ना हम लोग को अर्ली को पड़ता है। अर्ली में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला देखते वही जो पानीपत 1526 में लड़ाई करके, होता किसके किसके बीच में है, तो बाबर एंड इब्राहिम लोदी, राइट।
तो बेसिकली यहाँ पे देखो एल, इसके साथ लड़ाई होती है बाबर की, बाबर जीतता है और रख देता है मुगल का नींव, राइट। तो अर्ली में हम लोग देखते हैं सबसे पहला बाबर, फिर जल्दी हुमायूं, कोई नहीं बोलेगा। फिर हम लोग को मिलता है शेर शाह सूरी। ये एक ऐसा था जो अलग था मुगल से, ये था सूरी डायनेस्टी, राइट। उसके बाद हम लोग देखते हैं जब ये शेरशाह सूरी का देहांत होता है तो फिर से हुमायूं आता है। हुमायूं के बाद अकबर, के बाद जहांगीर, के बाद शाहजहां, के बाद औरंगजेब। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो फिर आता है हमारा लेटर मुगल। लेटर मुगल में हम लोग बहुत ज्यादा विस्तार से बात नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग को कुछ कुछ नाम जैसे शाह आलम टू, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह फारुखशियार, इन लोगों का नाम हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में जो आगे का हिस्ट्री उसमें पढ़े, राइट। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग जैसे कि हम लोग क्या जानते हैं, एक होता है एंशियंट, एक होता है मेडिएवल और एक होता है मॉडर्न। एंशियंट में तो हम लोग देख रहे हैं आईबीसी से लेके गुप्ता हर्षा तक, टोटल मुस्लिम इन्वेशंस हम लोग देखते हैं मेडिएवल में। मॉडर्न में हम लोग देखते हैं यूरोपियन एडवेंट्स प्लस इंडियन नेशनल मूवमेंट, राइट। तो ये यूरोपियन एडवेंट्स जो है ना, जो तुम बोले थे कंटेम्प्ररी, काइंड ऑफ कंटेम्प्ररी है, बिकॉज अगर हम लोग यूरोपियन का एडवेंट देखें तो 1498 से आना चालू हुए, इंग्लिश आते हैं 1600, राइट। उसके बाद देखो 107 साल बोले तो यहाँ पे होता है औरंगजेब का मृत्यु, तब तक इन लोगों का कोई दाल नहीं गला था 100 साल तक, क्योंकि इंडिया एज ए होल था। बट 707 में औरंगजेब का देहांत, फिर 1717 में ही फारुखशियार भाई साहब अपना होशियारी कर दिए, क्या करके, दस्तक पास देके, ठीक है। तो दस्तक पास देने के बाद यहाँ पे वो लोग टैक्स फ्री ट्रेड करने लगा, और उसके बाद ही धीरे धीरे वो लोग रिजल्ट में आता है मोनोपोली। समझ रहे हो रौनक? हाँ सर। ये उसी के साथ ही चलता आ रहा है, मतलब हिस्ट्री में तो अब टूटेगा कुछ नहीं ना। मतलब हिस्ट्री हो सकता है हमारे पढ़ाई के कन्वीनियंट के लिए बनाया गया अलग अलग भाग में, लेकिन वो तो चलता आ रहा है ना कंटिन्यूअसली, राइट। तो उसके बाद यहाँ पे होता क्या है कि जब 1717 हो गया, यहाँ पे फारूक सियार का दस्तक पास मिल गया, उसके बाद आगे वो लोग टैक्स फ्री ट्रेड करने लगा, तो उसके बाद धीरे 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 सिचुएशन बदलता गया। लेकिन अभी भी यहाँ पे दो यूरोपियन कंट्री अपना व्यापार कर रहे हैं, एक इंग्लिश, एक फ्रेंच, ठीक है। मतलब जो दो बड़ी है, बाकी सबकी छोटी छोटी कोठी इधर उधर है अभी भी, लेकिन ये दोनों का चल रहा है। मतलब ना मैं किसी से कम नहीं, मैं भी किसी से कम नहीं, ऐसा वाला सिचुएशन। चलो ठीक है भाई। इन लोगों का यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन होने के पीछे का कारण भी यूरोप है। मतलब अगर हम लोग ट्रीटी के हिसाब से बात करें, कोई भी ट्रीटी, ट्रीटी मतलब होता है समझौता, मतलब दो आदमी आपस में लड़ रहे हैं तो बिठा के कोई तीसरा आदमी आके बात करवा दे, उसको समझौता कहते हैं, राइट। तो अगर हम लोग ट्रीटी का बात करें, पहला
फर्स्ट, तो यहां पे हम लोग को देखने को मिलता है ट्रीटी ऑफ आइला शेपिल। दूसरा, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। एंड तीसरा, ट्रीटी ऑफ पेरिस। यहीं पे हमारा आंसर छुपा है। कैसे आंसर है भाई? तो सिंपली याद रखना, जो झगड़ा जहां हुआ है वहीं पे, मान लो पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, कोई झगड़ा यहाँ पे हो रहा है ना, यहाँ पे कोई क्वारल हुआ, तो ये चीज यहाँ पे आके सॉर्ट आउट नहीं होगा, राइट? यहीं पे होगा, तो समझौता भी यहीं पे होगा, सॉर्ट आउट हुआ तो। सिंपल सा बात। आइला शपील इज नॉट एन इंडियन नेम, पौंडीचेरी इज एन इंडियन नेम, पेरिस इज नॉट एन इंडियन नेम। तो पहला एंड तीसरा इंडिया में हुआ ही नहीं, यही यूरोप में हुआ। और सेकंड वाला इंडिया में लोकल लीडर्स के वजह से हुआ। क्यों हो रहा है? तो सिंपली ये जो दो पावर बचे हुए हैं ना, जिनको मोनोपोली करना है, इन लोगों को पता नहीं था कि कौन ज्यादा ताकतवर है इंडिया में। तो ये जो वॉर हुआ, ये दोनों को बता दिया हु इज मोर पावरफुल। इंग्लिश यहाँ पे जीतता है। उसके बाद ही फिर हम लोग को देखने को मिलता है कि इंग्लिश का मतलब, इवन ड्यूरिंग कार्नेटिक वॉर्स 1757, मैं क्या बोला, ओवरऑल डेट है 1746 से 63, इसी के बीच में आता है 57, दैट इज बैटल ऑफ प्लासी। मतलब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एक तो इंग्लिश और फ्रेंच लड़ रहे हैं आपस में, और इंग्लिश जाके बंगाल से भी लड़ रहा है। क्या कारण है उसको हम लोग आराम से समझेंगे जब हम लोग सिर्फ बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर पढ़ेंगे, राइट? तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इंग्लिश दो कदम आगे चल के बैटल ऑफ प्लासी भी कर लिया बंगाल के साथ, और साथ में उसके बाद ही हम लोग देखते हैं 1763 में बैटल ऑफ, सॉरी, कार्नेटिक वॉर खत्म हो रहा है, और 1764 में हम लोग को बैटल ऑफ बक्सर भी मिल जा रहा है देखने को। और ये जब हो रहा है तो यहीं पे इंडिया का नसीब डिसाइड हो रहा है। 1765 में क्या होता है, मिल जाता है दीवानी राइट। याद करो, मैं तुम लोग को पढ़ाया हूँ पॉलिटी में कि 1765 का दीवानी राइट के बाद ही कहाँ का मिलता है, बंगाल का, बिहार का एंड उड़ीसा का। उसके बाद ही ना कंपनी रूल आता है, कंपनी रूल, जिसको चलते हुए देखते हैं हम लोग फ्रॉम 1773 टू 1858, राइट? 1858 तक चला था, आखिरी वाला आया था 1853, उसको लास्ट रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं, राइट? तो यहाँ पे हम लोगों को अब समझ में आ रहा है कि बल प्रदर्शन हो रहा है। तो सबसे पहले शुरुआत हो रहा है इंग्लिश और फ्रांस के बीच में। तो हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट कार्नेटिक वॉर्स। कार्नेटिक, सबसे पहले मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ये जगह एक्चुअली लोकेटेड कहाँ है। नाम के हिसाब से हम लोग कंफ्यूज होके कभी कभी कर्नाटका सोच लेते हैं, बट ये एकदम ही भूल आंसर है। अगर हम लोग इंडिया को देखें तो इस रीजन में हम लोग को कर्नाटका मिलता है, और कार्नेटिक हम लोगों को इस जगह में मिलेगा जो प्रेजेंटली कोरोमंडल कोस्ट है, जो कि बेसिकली हम लोग तमिलनाडु में देखेंगे। और यहीं पे सबसे बड़ा
बीच है जिसका नाम है मरीना बीच, राइट। और ये पार्ट है किसका, तो ये है ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है। ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक पूछा जाए तो चिंदागड़ा। नॉर्दर्न पार्ट का पूछा जाए तो महेंद्रगिरी। ये है आंध्र प्रदेश में और ये है उड़ीसा में, ठीक है। चलो, तो ये काफी बातें हम लोग यहाँ पे देख लिए कि बेसिकली हम लोग का करमंडल कोस्ट कहाँ है, ये हम लोग को समझ में आ गया। तो इसी जगह पे झमेला चालू हुआ और फ्रांस और इंग्लिश के बीच में सॉर्ट हो गया कि बेटा फ्रांस तू अपना लोटर कंबल उठा और निकल इधर से, अब जो है सो मैं ही हूं। ऐसा कौन बोला, इंग्लिश बोला, ठीक। होता क्या है, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। कार्नेटिक, नेम गिवन बाय यूरोपियंस टू द करमंडल कोस्ट, जो बे ऑफ बंगाल कोस्ट इन साउथ इंडिया एंड इट्स इंटीरियर रीजन्स। होता क्या है कि मैं अभी तुम लोगों को बताया, थोड़ा इंडिया यहाँ पे पतला बन गया, इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ही मोटा बन गया, ठीक, एडजस्ट कर लो थोड़ा। तो बेसिकली होता क्या है कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे है दिल्ली, और दिल्ली में बैठते थे मुगल एम्पर, राइट। तो मुगल के द्वारा ही तो पूरा देश रेगुलेट किया जा रहा है, बट 1707 में ये पावर घटने के वजह से होता क्या है कि बहुत अलग अलग जगह पे हम लोग को छोटा छोटा तबका मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग को मिलता है हैदराबाद, ठीक। और इस जगह के मतलब इसके जो शासक होते थे वो कहलाते थे निजाम। ये जो निजाम भाई साहब हैं, ये जिस जगह के अपने आप को राजा घोषित कर रहे हैं वो जगह कहलाता है हैदराबाद निजामेट, ठीक है। तो हैदराबाद निजामेट के अंदर ही आता था कार्नेटिक, ये पोर्शन। इवन नॉर्दर्न सरकार का भी पार्ट आता था हैदराबाद निजामेट के अंदर। बाकी इधर तो हम लोग मैसूर कर्नाटक और भी बहुत सारा इधर उधर का चीज देख लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि दिल्ली का मुगल से अलग होता है हैदराबाद निजामेट, और हैदराबाद निजामेट से अलग होता है कार्नेटिक रीजन। मतलब दिल्ली वाले बोलते हैं कि ए तुम लोग मेरे अंडर में हो, और हैदराबाद बोलते हैं ए तुम लोग मेरे अंडर में हो। ये लोग कार्नेटिक बोलता है कि हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं, हैदराबाद बोलता है हम किसी पे डिपेंडेंट, बट अल्टीमेटली इनडायरेक्टली से डिपेंडेंट है। समझते हैं इस चीज को। होता क्या है, देखो यहाँ पे 1740 1740 निजाम असफ जाह वन हैदराबाद। तो उस समय जब ये चीज शुरुआत होता है उस समय हैदराबाद के निजाम कौन रहते हैं, तो ये नाम याद रखना है, असफ जाह वन। वो बिजी रहते हैं मराठाओं के साथ लड़ाई करने में, राइट। वो उधर बिजी हैं और हो गए बेचारे थोड़े एजेड, मतलब ये अब मरेंगे, और इनका जैसे देहांत होगा तो कोई तो चाहिए उत्तराधिकारी निजाम निजाम की जगह पे हैदराबाद को, राइट। तो यहाँ पे अल्टीमेटली अगर हम लोग पूरा ही हिस्ट्री देखें तो सब जगह राजा जो बन रहा है वो किसी ना किसी को मार के बन रहा है, राइट। अगर हम लोग मीडिएवल में देखें वहां पे भी यही सिनेरियो। अगर हम लोग एंशियंट देखें, इवन जो सबसे पहला मगध साम्राज्य का शुरुआत हो रहा है, जहाँ पे हर्यंका डायनेस्टी देखेंगे हम लोग, जहाँ पे शिशुनाग डायनेस्टी देखेंगे, जहाँ पे हम लोग नंदा डायनेस्टी देखेंगे, सभी में कोई ना कोई किसी ना किसी को मार के ही राजा की गद्दी पे बैठ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि सिंपल सा बात, यही चीज यहाँ पे भी होगा।
और असफ जा अगर किसी को मार के बैठा है तो पक्का वो अपना दुश्मन पाल के बैठा है, और सिंपल सा बात, उसको भी मारने के लिए कोई ना कोई रेडी है कहीं ना कहीं। और इन्हीं सब चीज के वजह से, बहुत सारा दल बनने के वजह से, कॉन्फ्लिक्ट उन दल के बीच में भी हो जाता है, और वही रीजन बनता है सेकेंड कार्नेटिक वॉर का। होता क्या है, पहला वाला का थोड़ा सा हिस्ट्री समझ लेते हैं हम लोग। The many successor and generals of the old Nizam were already plotting how to achieve succession to the throne upon the Nizam's death. The simple सा बात कि प्लानिंग एंड प्लॉटिंग चल रहा था राजगद्दी पे बैठने का। Mysore, a successor state of erstwhile Vijayanagar Empire, was to the south of Hyderabad. मतलब हमारे मैप के हिसाब से जहां पे मैं बताया हैदराबाद, इसके साउथ में हम लोग को मैसूर देखने को मिल रहा है। कोची एंड ट्रावनकोर रूल्ड ऑन द मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट याद करो, इस पोर्शन में यहाँ पे हम लोग को कोची एंड ट्रावनकोर ये दोनों मिल रहे हैं, और इसके भी अपने अपने शासक हैं। द नॉर्दर्न सिरकार वर देन पार्ट ऑफ हैदराबाद निजाम। नॉर्दर्न सरकार भी कोस्ट है जो हम लोग को बेसिकली इस एरिया में देखने को मिलता है, और ये लोग अभी पार्ट हैं किसके, तो हैदराबाद निजामेट का। तो लड़ाई देखो यहां से चालू हुआ, प्लस इन दोनों से चल रहा है। मैसूर एक अलग ही है, ठीक है। तो लड़ाई अलग अलग जगह से चल रहा है। किंगडम्स ऑफ ईस्ट कोस्ट अगर हम लोग देखें तो उस, ओए अपना माइक ऑफ करो, कौन है बच्चा? सोमुख तुम हो क्या? चलो कोई नहीं। तो हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है किंगडम ऑफ ईस्ट कोस्ट, एक है मदुरई, एक है तंजोर, और एक है त्रिचिनोपल्ली। ये तीन जगह, ठीक है, ये तीनों नाम याद रखना अभी के लिए। आगे अगर हम लोग देखें होता क्या है, कार्नेटिक सल्तनत ऑफिशियली अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द हैदराबाद निजाम। अभी मैं तुम लोगों को समझाया था कि जैसे कि दिल्ली से अपने आप को अलग मान रहा है हैदराबाद, और हैदराबाद से अपने आप को अलग मान रहा है कार्नेटिक, राइट। जिसका कैपिटल हम लोग से हमेशा पूछा जाता है कि आर्कॉट किसका कैपिटल है या कार्नेटी का कैपिटल कौन। तो आर्कॉट यहाँ पे हमारा आंसर है, जो लोकेटेड है वेल्लोर के पास, तमिलनाडु। लुकिंग एट हैदराबाद डिक्लाइन, द ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट रेडी टू एक्सपैंड देयर टेरिटरीज। तो सिंपली यहाँ पे एक ही जगह पे देखो, उधर से यूरोप की तरफ से अपना इंग्लिश अपना बढ़ रहा है, और इधर से अपने आप को अलग भी घोषित कर रहा है, और ये अलग घोषित करने की वजह से ही सब कमजोर पड़ रहे हैं, और हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि अंग्रेजों को मौका मिल रहा है, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पे देखो, तंजौर बीइंग रूल्ड बाय मराठा डायनेस्टी gave पेशवा बाजीराव and the greater Maratha confederacy an excuse to interfere in their politics। तो बेसिकली यहाँ पे मोटा मोटी रूप में यहाँ पे यही मिल रहा है हम लोगों को समझ में, कि ये जो तंजौर है वो बेसिकली मराठा का एक डायनेस्टी था, बट तंजौर अगर हम लोग देखें तो ये हम लोग को ईस्ट कोस्टल रीजन में मिल रहा है, और मराठा हम लोग को इस रीजन में मिल रहा है। दूरी बढ़ने की वजह से हो क्या रहा है, ये जो है डायरेक्टली इसको मना कर रहा है, और अलाउ नहीं कर रहा है फॉर द इंटरफेरेंस। ये सिचुएशन होने की वजह से ही हम लोगों को 1743 में सीज ऑफ ट्रिचिनोपल्ली भी देखने को मिलेगा। 6 month लॉन्ग सीज ऑफ ट्रिचिनोपल्ली बाय द निजाम्स आर्मी। मतलब हो क्या रहा है कि यहाँ पे हैदराबाद वो अपने आप को आगे बढ़ाना चाह रहा है, कर्नाटक वो भी अपने आप को एक्सपेंड करना चाह रहा है, इंग्लिश भी अपने आप को एक्सपेंड करना चाह रहा है, और इधर ये गधा अपने आप को मराठा से अलग कर रहा है, तो इस पे तो सबका नजर पड़ेगा। तो वही सीज कहला रहा है जो निजाम के द्वारा किया जा रहा है 1743 में, वो सीज ऑफ त्रिचुरपल्ली कहला रहा है। यहाँ पे मराठा सरेंडर द फोर्ट, निजाम गेन कंट्रोल ओवर द कार्नेटिक। निजाम रिस्ट्रिक्ट द एक्टिविटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच बाय लिमिटिंग देयर एक्सेस टू द पोर्ट एंड ट्रेडिंग। तो सिंपली यहाँ पे
हो क्या रहा है कि मराठा को सरेंडर करना पड़ रहा है। वो लोग अपना फोर्ट वोट सब सरेंडर कर दिए। अब वो जो कार्नेटिक वाला निजाम जो बन रहा है, जो आर्कॉट में बैठा है, वो धीरे धीरे अपना गेन बढ़ा रहा है कार्नेटिक रीजन में। और साथ में वो मना किसको कर रहा है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच को मना कर रहा है ट्रेडिंग वेडिंग करने से। राइट। तो यहाँ पे ये कारण बन रहा है जिसके वजह से मन में आक्रोश, और फिर धीरे धीरे उस पे कब्जा का सिलसिला हम लोग देखेंगे। उसके बाद अब हम लोग को यहाँ पे समझ में आया कि इंडियन का कारण क्या है। अब हम लोग समझेंगे फ्रांस और इंग्लिश का कारण क्या है। यहाँ पे देखो, द फ्रेंच इंग्लिश फ्रेंच राइवलरी। अब हम लोग राइवलरी में देखें तो ये चल रहा है हम लोग का 1740 से 1748। कहाँ चल रहा है बच्चा? ये चल रहा है हम लोगों का, हम लोग को देखने को मिलेगा ऑस्ट्रिया में, यूरोप में ही। वहां पे जो राजगद्दी है उस पे बैठना चाह रहा है अंग्रेज भी और फ्रांस भी। जिसका अगर हम लोग टाइम पीरियड देखें तो टाइम पीरियड हम लोग को चल रहा है पता, वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन इन यूरोप। इसका टाइम पीरियड है 1740 से लेकर 1748, 1740 से लेकर 1748 तक। मतलब अभी तक 46 नहीं आया है, 46 से ही कार्नेटिक शुरू होगा। तो अब हम लोग को समझ में आ रहा है कार्नेटिक के पीछे का कारण ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। यूरोप में राजगद्दी पे कौन बैठेगा, ये है। होता क्या है, फ्रांस रूलिंग बर्बन डायनेस्टी वेयर रिलेटेड टू द पावरफुल हैब्सबर्ग ऑफ ऑस्ट्रिया। तो फ्रांस का जो रूलिंग डायनेस्टी था, बर्बन डायनेस्टी कहलाता है, उसका रिलेशन था ऑस्ट्रिया का हैब्सबर्ग से, हैब्सबर्ग्स जो डायनेस्टी था उससे। ब्रिटेन एंड हैब्सबर्ग ऑफ ऑस्ट्रिया। अब यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है लड़ाई, मतलब अल्टीमेटली टीम टीम के हिसाब से भी पूछे तो हम लोग को पता होना चाहिए कि कौन किसके तरफ है और कौन किसके अगेंस्ट में। फ्रांस ब्रिटेन अलग में, और यहाँ पे एक्चुअली वो जो रिलेशन है ना, वो एनिमोसिटी वाला रिलेशन है। इसीलिए देखो हैब्सबर्ग ऑफ ऑस्ट्रिया वो ब्रिटेन के तरफ है। फ्रांस और जर्मन स्टेट में तीन नाम, प्रूसिया, बवेरिया एंड सैक्सनी, प्लस और एक कंट्री स्पेन, ये सब एक साइड में। कहाँ बैठने का कोशिश कर रहे हैं, ये लोग बैठने का कोशिश कर रहे हैं ऑस्ट्रिया के राजगद्दी पे। तो हमारे बीसीएस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब डेटा उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, बट समझने के लिए हम लोगों को ये चीज चाहिए। तो यहाँ पे ये डेटा थोड़ा सा देख लेना तुम लोग। फिर क्या है, द इंग्लिश एंड द फ्रेंच वे आर कंपीटिंग विद ईच अदर टू एस्टैब्लिश देयर सुप्रीमेसी इन यूरोप। लड़ाई तो चल ही रहा है भाई। देयर स्ट्रगल स्पिल्ड ओवर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया। फिर हम लोग को ये समझ में अब आ रहा है कि वही जो यूरोप में शुरू हुआ लोग का कहानी है, वो इंडिया तक आ पहुंचा है। To gain superiority in India, both of them used a political turmoil in India as a result of the decline of the Mughal Empire and indulged in internal politics. मतलब सिंपली ये जो कार्नेटिक वॉर हुआ था ना, इससे फ्रांस और इंग्लिश का ही नसीब तय हुआ। इंडियंस के साथ ना ये लोग उस टाइप का छेड़खानी नहीं करना चाह रहे थे, मतलब लाइक यहाँ पे राज चलाएंगे, राजा बन जाएंगे। वो लोग सिर्फ इंटरनल पॉलिटिक्स में घुसना चाह रहे थे, और जिसका मौका इन लोगों को भरपूर मिला, जो हम लोग को सेकेंड कार्नेटिक वॉर में समझना है बहुत अच्छे से। वहां से थोड़ा टिपिकल और ट्रिकी क्वेश्चन बनता है। इन सबको हम लोग थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं, बट नॉट कंप्लीटली, नहीं तो हम लोग को कहानी समझ नहीं आएगा। फिर क्या है, द एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन इंडिया वॉज मैनिफेस्टेड इन द कार्नेटिक रीजन फर्स्ट। इसीलिए मतलब इसका शुरुआत हो रहा है कार्नेटिक रीजन से, इसीलिए ये वॉर भी कहला रहा है कार्नेटिक वॉर। राइट। तो अब हम लोगों को समझ में आ गया है कि भाई इसके पीछे का हिस्ट्री क्या है, जहां से इसका शुरुआत हो रहा है। अब हम लोग धीरे धीरे फर्स्ट सेकेंड थर्ड कार्नेटिक वॉर को देख लेंगे और आज का टॉपिक को खत्म कर लेंगे।
तो अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का टाइमलाइन अगर हम लोग देखें तो ये चल रहा है 1746 से 48। शुरुआत कैसे होता है? चल कहाँ रहा है? यूरोप में। स्टार्टिंग के लिए, इसका स्टार्ट होने के लिए कोई तो चिंगारी चाहिए। वो जो चिंगारी है, इंग्लिश नेवी कैप्चर्ड फ्रेंच मर्चेंट शिप टू प्रोवोक फ्रांस इन एशिया, जो ऑलरेडी वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन के तहत ही यहां तक पहुंचा। मतलब यहां पे इंडिया में हम लोगों को इसका शुरुआत देखने को कैसे मिलता है कि इंग्लिश के द्वारा फ्रांस का शिप कैप्चर्ड हो गया। कैसा शिप? तो मर्चेंट, बेसिकली जो ट्रेडिंग वेडिंग में इन्वॉल्व है। क्यों ये जरूरत अंग्रेज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि वो पावरफुल है इंडिया में फ्रांस से ज्यादा। देखो नेक्स्ट लाइन में लिखा है, फ्रेंच वे आर रिलेटिवली वीक इन इंडिया, फ्रांस लेड बाय देयर गवर्नर जोसेफ फ्रांसिस ड्यूप्ले। ये करता है रिटेलिएशन। मतलब सिंपल सा बात है भाई, तुम उसका मर्चेंट शिप पकड़ लोगे, एक तो वहां भी लड़ रहे हो यूरोप में, और यहाँ पे तुमको मौका चाहिए, तुम मौका ले रहे हो, तो हमको भी तो मौका चाहिए, हम भी लड़ेंगे। कमजोर है तो क्या हुआ? तुम 10 थप्पड़ मारो, हम एक थप्पड़ मारेंगे, मारेंगे तो जरूर। ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है कि फ्रांस की तरफ से जो रिटेलिएट करने वाले व्यक्ति थे वो उस समय के फ्रांस के गवर्नर थे, जिनको हम लोग ड्यूप्ले के नाम से जानेंगे। इनका पूरा नाम है जोसेफ फ्रांसिस ड्यूप्ले, और इनको हम लोग सिंपली ये ड्यूप्ले नाम याद रखना, बहुत बार आने वाला है। ये रिटेलिएट करते कैसे हैं? ला बॉर्डेनेस, क्या है प्रोनाउंसिएशन नहीं पता भाई, तुम लोग अपने हिसाब से देख लो, जो कि गवर्नर ऑफ मॉरिशियस थे, ब्रॉट द फ्रेंच नेवी टू हेल्प। मतलब सिंपली ड्यूप्ले भाई ये ला बॉर्डेनेस को बात पहुंचाते हैं कि देख भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया है, ये लोग पकड़ लिया अपना फ्रेंच का, आओ मदद चाहिए। ठीक, आते हैं, लेके आ गया अपना फ्रेंच नेवी इंडिया। इधर हम लोगों को समझ में आ गया कि ड्यूप्ले के साथ एक व्यक्ति मिल चुका है। क्या है? वो भी फ्रांस से ही है, जो मॉरिशस में अपना गवर्नरशिप कर रहा है, लाबोर। अभी इतना से ही हम लोग याद रखें। तो ड्यूप्ले और लाबोर का एक अलायंस बन गया है। अंग्रेज, इन लोग का जो दुश्मन, ये क्या कर रहा है? लोकल लीडर को पकड़ रहा है। देखो कर्नाटिक जो जगह था, उसका जो निजाम था वहां का, वो उसको पकड़ रहा है, जिसका नाम है अनवरुद्दीन। ये नाम भी याद रखना। ठीक है। देखो, इंग्लिश आस्क्ड फॉर हेल्प फ्रॉम अनवरुद्दीन, नवाब ऑफ कार्नेटिक, जो विराजमान था उसके कैपिटल में। जो कैपिटल में लोग देखने को मिल रहा है कहाँ? आरकॉट। फ्रेंच आस्क्ड फॉर द हेल्प फ्रॉम चंदा साहिब, ब्रदर इन लॉ ऑफ अनवरुद्दीन। फ्रेंच को लोकल लीडर के हिसाब से हेल्प करने वाले व्यक्ति थे चंदा साहेब, जो कि अनवरुद्दीन का ब्रदर इन लॉ, मतलब साले साहब थे। और ये भाई साहब चंदा साहेब जो हैं, ये मराठा के कैप्चर में थे फॉर 8 years। वहां से छूटते हैं तो अब इनको निजाम बनना है। भाई थोड़ा जी लो यार अच्छे से, निजाम बाद में बन जाना। लेकिन फिर भी देखते हैं, कुछ अच्छा ही होगा जो भी होगा। तो अब ये जो दो टीम बनता है, हम लोग क्या देखे? इंग्लिश के साथ अनवरुद्दीन, फ्रांस के साथ लाबोर्डेन, और यहाँ पे चंदा साहब। ये वर्सेस हो गया। ये जो लड़ाई हुआ
1746 में होता है और इसको कहते हैं बैटल ऑफ सेंट थूम और बैटल ऑफ अड्यार। तो और एक नया क्वेश्चन क्या आया कि फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के अंदर हम लोग कौन सा बैटल देखते हैं? तो बैटल ऑफ सेंट थोम और अड्यार एक ही है। फ्रांस वर्सेस नवाब अनवरुद्दीन, मतलब एक्चुअल में यहाँ पे ब्रिटेन, मतलब इंग्लिश अपना दिमाग लगाया इसी का कंधा पे रख के बंदूक चलाने का। ठीक। Small French force under Captain Paradise defeats the large army led by Mahfuz Khan on the bank of the river Adyar। तो अड्यार रिवर के बाजू में होने के वजह से इसका नाम था अड्यार, और सेंट थूम नाम का हम लोगों को फोर्ट मिलता है, राइट। तो बैटल ऑफ अड्यार या बैटल ऑफ सेंट थूम इज रिलेटेड टू फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो होता है इंग्लिश एंड फ्रेंच के बीच में। बट नेतृत्व में अगर हम लोग देखें तो एक तरफ से अनवरुद्दीन और एक तरफ से फ्रांस का ड्यूप्ले लड़ाई में डायरेक्टली आमने सामने होता है। होता क्या है लड़ाई में, चलो समझते हैं अब। मद्रास कैप्चर्ड बाय फ्रेंच, मतलब मद्रास को कैप्चर कर लिया फ्रांस। तो अगर हमारा वो जो 4 पॉइंट था पहला टाइम लाइन, उस हिसाब से देखें तो ये चलता है 1746 से 48। दूसरा रीजन, तो रीजन क्या था? ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। इम्पैक्ट, इम्पैक्ट अगर हम लोग देखें तो यहां पे फ्रेंच डिफीटेड इंग्लिश, एंड जो चौथा है ट्रीटी। तो यहां पे हम लोगों को बेसिकली देखने को क्या मिल रहा है? तो ट्रीटी ऑफ आइला शैपिल। ठीक। क्या हो रहा है? लेकिन मतलब ये जो डिफीट है ना ये उतना बड़ा नहीं है, इसको कंसिडरेबल डिफीट नहीं बोलेंगे, इसके वजह से कुछ भी चेंज नहीं आया। सिंपली जो जो एक दूसरे का जगह कैप्चर किया था इस ट्रीटी में, आइला शपील में ये हुआ, यूरोप में बैठ के बोलता है अच्छा ठीक है, मतलब यूरोप में ऐसा कंप्लेन हो रहा है, यहाँ से जब बात जा रहा है वहां पे देखना वो मेरे सिप पकड़ लिया। अच्छा सिप पकड़ लिया, हाँ ये तो गलत है। अच्छा ठीक है सुनो, तुम भी तो इसका जगह कैप्चर किया। अच्छा ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं। ट्रीटी ऑफ आइला शपील, इसमें क्या होगा? तुम जो सीपीस का कैप्चर किया उसको दे दो, तुम जो जगह कैप्चर किया दे दो। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को देखने को रिजल्ट में यही मिलता है कि जब मद्रास कैप्चर हो जा रहा है तब वो पूरा ये मध्यस्थता वाला बात आ जा रहा है, और यहाँ पे हम लोग को वैसा कुछ बहुत बड़ा इम्पैक्ट आफ्टर द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर देखने को नहीं मिलता है, और ये चलता भी है मात्र 2 साल। ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हम लोग को एकदम याद रखना है, क्योंकि ये पूरा कहानी तो हम लोग समझ लिए लेकिन क्वेश्चन यही 4 पूछेंगे तुमसे। ठीक है। और क्या क्या देख लो, तो ये हम लोग को देखने को मिल रहा है 48 में खत्म हो रहा है, तो ये ट्रीटी भी कब आएगा? 1748 में जब हो रहा है तभी आएगा। तो हमसे अगर सिंपल क्वेश्चन पूछ ले ट्रीटी ऑफ आइला शपील इज रिलेटेड टू व्हिच वॉर, तो हम लोग को याद रखना है फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। किसके किसके बीच? अंग्रेज और फ्रांस के बीच। कब खत्म हुआ? 1746 से 1748 चला, खत्म हुआ 48 में, और 48 में ही ट्रीटी भी हो गया। होता क्या है देख लो, मद्रास हैंडेड बैक टू ब्रिटिश। कौन किया था कैप्चर? फ्रांस। किसको दिया? ब्रिटिश को। ब्रिटेन हैंड ओवर फ्रेंच टेरिटरी एंड नॉर्थ अमेरिका। दिस वॉर प्रूव्ड द सुपीरियरिटी ऑफ मॉडर्न यूरोपियन आर्मीज ओवर इंडियन ट्रूप्स। ये लड़ाई से कुछ हो ना हो, कुछ सिद्ध हो ना हो, बट ये सिद्ध हो गया कि बेटा हम
इंडियंस उन अंग्रेजों से काफी पीछे हैं। ये जो मॉडर्नाइज्ड जो वॉर चल रहा है ना, उस चीज में द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेवी इन वॉर इन साउथ सदर्न इंडिया, और साथ में ये भी समझ में आ रहा है कि साउथ इंडिया में हम लोगों को कितना इम्पोर्टेंट है नेवी का रोल। इस बात का पूरा पूरी खुलासा हो जाता है फर्स्ट कार्नेटिक वॉर से। तो आई गेस पहला कार्नेटिक वॉर और इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है मैं तुम लोगों को समझाने में सक्षम हूँ। तो प्लीज एक बार अपना अपना माइक ऑन करो और कंफर्म करो, या डाउट है तो वो पूछ लो जल्दी। समझ में आ गया? हाँ तो बोल दो। हाँ सर। चलो, तो बेसिकली हम लोग को अब पहला कार्नेटिक वॉर समझ में आ चुका है। अब आएंगे हम लोग दूसरे के पीछे। तो पहला कार्नेटिक वॉर का ट्रीटी से हम लोग को समझ में ये आता है कि पहला कार्नेटिक वॉर जो है वो यूरोप के वजह से शुरू हुआ और खत्म भी होता है यूरोप में ट्रीटी की वजह से, आइला शपील। सेकंड, टाइमलाइन। सबसे पहला पॉइंट हमारा है टाइमलाइन। ये चल रहा है 1749 से 54, थोड़ा लंबा हो गया, 5-6 साल। शुरुआत कैसे होता है? 1748 में निजाम असफ जाह वन, जो कि हैदराबाद के निजाम थे, शुरू में हम लोग पढ़ चुके हैं हैदराबाद निजाम, इनका हो जाता है डेथ। कब? जब हम लोग का आइला शपील वाला ट्रीटी साइन होता है। ठीक है, तो ये मर गया अपने कारण से ही, होगा कुछ, रहने दो। होता क्या है कि असफ जाह का जो बेटा है नसीर जंग बिकम्स द न्यू निजाम ऑफ हैदराबाद। चलो बेटा कोई नहीं, राजा का बेटा ही राजा बना, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो अब होगा जब असफ जाह वन, ठीक है, इसका जो बेटा है, जो सन है, इसका नाम है नसीर जंग, और इसकी जो डॉटर है का जो बेटा है, मतलब इसका ग्रैंड सन, और नसीर जंग का भगना, और नसीर जंग उसका मामा, जिसका नाम है मुजफ्फर जंग। राइट? देखो, मुजफ्फर जंग असफजाह's daughter's son challenges this accession, claiming that he has been appointed the viceroy of Deccan by Mughal emperor। तो ये जो भाई साहब है ना, जो नसीर जंग के भगना, ये आगे क्लेम करते हैं बेटा तुम कैसे बैठ गए यहाँ पे राजगद्दी पे, हमको तो मुगल का शासक बनाया है, यहाँ का राजा, तुम मत बैठो। अच्छा, तब तुम भगना होके मामा को तुम बोलेगा, चलो लड़ लेते हैं फिर। होता क्या है, 1748 में मराठास रिलीज चंदा साहिब, मतलब उधर से अब चंदा साहिब का भी एंट्री हो जाता है, ब्रदर इन लॉ ऑफ नवाब का कार्नेटिक, जिसका नाम था अनवरुद्दीन, फ्रॉम कैप्टिव एमिंग अ सक्सेशन वॉर अमंग देयर राइवल्स। मतलब इसको भी अब कहीं ना कहीं का राजा बनना है, मतलब सब इधर उधर से भाग रहे हैं निजाम या राजा बनने के लिए। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है ना, तो वो टीम ना ऐसे ही खराब हो जाता है कि सबको राजा ही बनना है, सबको कैप्टन ही बनना है, तो भाई खेलेगा कौन, देखेगा कौन, रहेगा कौन, चलाएगा। राजा लोग तो बेसिकली राजा इसलिए बनना चाहते हैं बिकॉज उनको कुछ करना नहीं, उनका ऑर्डर चलेगा। तो करने के लिए अगर कोई तैयार नहीं रहेगा तो उनका साम्राज्य कैसे बनते? वही चीज यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है, ये कमी की वजह से ही, जिसका एक सोर्स है ब्रिटेन, वो आगे बढ़ जाता है। वहां पे किसी को राजा बनने का होड़ ही नहीं है, उसको सिंपल सा अपना पॉलिटिकल अफेयर को समझो, उसके बाद इन लोग का बैंड बजा दो।
इसीलिए वो आगे भी पहुंच रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को अभी तक कौन कौन पिक्चर में देखते हैं, तो हम लोग को देखने को मिल रहा है असफ जाह अमन, उसका बेटा नसीर जंग। असफ जाह का तो पिक्चर क्लोज हो गया यहाँ पे, बट रिलेट करेंगे हम लोग असफ जाह अमन जो हैदराबाद का निजाम था, उसका बेटा नसीर जंग, उसका बेटी का बेटा मुजफ्फर जंग। मामा भगना में हो गया लड़ाई। इधर से हम लोग और एक टीम देखते हैं, चंदा साहिब का भी फॉर्मेशन हो गया, वो भी आ चुका है मराठा के हाथ से छूट के भाग के। चंदा साहिब इधर आके वो चैलेंज किसको कर रहा है, तो वो नवाब अनवरुद्दीन जो कर्नाटक मतलब जिसका वो साला था ना अनवरुद्दीन, उसी को चैलेंज कर रहा है। मतलब इधर एक जगह मामा भगना लड़ रहा है और इधर एक जगह मतलब जियाजी और साला साहिब लड़ रहा है। द फ्रेंच सपोर्टेड चंदा साहिब एंड मुजफ्फर जंग एंड ईस्ट इंडिया कंपनी सपोर्टेड नवाब अनवरुद्दीन एंड नसीर जंग। तो सिंपली हम लोग को ये चार्ट बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इस चार्ट को याद करने के लिए सिंपली अब हम लोग थोड़ा सा टीम बनाते हैं। वैसे टीम यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन याद करो अच्छे से, अगर हम लोग पिक्चर के हिसाब से देखें तो दो जगह का लड़ाई है, एक आरकॉट का, दूसरा हैदराबाद का। हैदराबाद से हम लोगों को ओपोनेंट वर्सेस पे देखने को मिलेगा कौन कौन, तो एक तरफ मामा नसीर जंग और एक तरफ भगना मुजफ्फर जंग, ठीक। नसीर जंग को सपोर्ट करने के लिए आता है इंग्लिश, यहां लिख के इसको इधर लिखते हैं इंग्लिश, और मुजफ्फर जंग को सपोर्ट करता है फ्रेंच, ठीक। मतलब देखो सिर्फ पॉलिटिकली घुस रहा है। अब हम लोग बात करते हैं इधर कर्नाटक में, तो कर्नाटक का जो आरकॉट है, आरकॉट पे ऑलरेडी हम लोग को मिल रहा है अनवरुद्दीन, इसको चैलेंज करने वाला है चंदा साहिब, ठीक। तो अगर हम लोग इंग्लिश की तरफ से बात करें तो आरकॉट से हम लोगों को देखने को मिलेगा कि अनवरुद्दीन जो ऑलरेडी है, जिसका हेल्प मांगा था इंग्लिश, इंग्लिश अभी भी उधर है, और इसके अगेंस्ट में अगर हम लोग देखें फ्रेंच के साथ चंदा साहिब। यही चीज यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कि बेटा कौन किसके साथ है, एक बार बता दो। तो आरकॉट ये रीजन में, हैदराबाद ये रीजन में, तो दोनों जगह झगड़ा हो रहा है, ठीक है। फ्रेंच की तरफ से है ड्यूप्ले, इंग्लिश की तरफ से है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक। अब यहां पे हम लोग को देखने को मिल रहा है अनवरुद्दीन इंग्लिश की तरफ से कहां से लड़ रहा है, आरकॉट से, उसके बाद आएगा मोहम्मद अली। हैदराबाद से फ्रांस की तरफ से लड़ रहा है मुजफ्फर जंग, और इंग्लिश की तरफ से लड़ रहा है नसीर जंग, और यहाँ आरकॉट से चंदा साहिब। तो ये चार्ट हम लोगों को याद करना पड़ेगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट ऐसे समझने से हम लोगों को पूरा समझ में आ जाए। तो प्लीज इसको एक बार अच्छे से ही पढ़ना, सभी से बोल रहा हूँ, नहीं तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे और इधर उधर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मैं इतना बात समझाने में सक्षम हूँ, एक बार प्लीज कंफर्म कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी। सर मोहम्मद अली मोहम्मद अली आएंगे आएंगे बाबू को- आएंगे, रुको। अभी अभी वहां तक छोड़ दो, अभी जितना मैं बताया अनवरुद्दीन और चंदा साहिब इन लोग के बारे में पता चल गया है ना, हाँ ठीक है। और बाकी सब চারটা একবার বলে দিলে ভালো হয় আরেকবার। अच्छा ठीक है। देखो सिंपली हम लोग दो जगह देख रहे हैं, एक, इसको और थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ, देखो एक तरफ है
इंग्लिश। एक तरफ है इंग्लिश, एक तरफ है फ्रेंच। ठीक। अगर हम लोग जगह का बात करें, अगर हम लोग जगह का बात करें तो दो जगह का लड़ाई हो रहा है। एक जगह है हैदराबाद, एक है आरकॉट, मतलब कार्नेटिक। ठीक। याद करो, कार्नेटिक में ऑलरेडी अनवरुद्दीन बैठा हुआ है, और अनवरुद्दीन से ही हेल्प मांगता था इंग्लिश। और यहां पे नसीर जंग, सन ऑफ असफजा, और यहां पे फ्रांस की तरफ से हैदराबाद में हम लोग देखेंगे मुजफ्फर जंग, जो है ग्रैंड सन ऑफ असफजा वन। अनवरुद्दीन का कौन था ब्रदर इन लॉ? चंदा साहिब। कौन था ब्रदर इन लॉ ऑफ अनवरुद्दीन? याद रहेगा? कोई डाउट? हाँ सर। चलो, तो मूव करते हैं आगे के पार्ट में। हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा ये खत्म हुआ। अब होता क्या है, तो ये जो लड़ाई होगा, ये लड़ाई क्या कहलाएगा? तो ये लड़ाई कहलाता है 1749 में होने वाला बैटल ऑफ अंबुर, जो वेलोर के पास है। यहाँ पे होता है क्या है, अनवरुद्दीन डिफीटेड एंड किल्ड बाय जॉइंट फोर्सेस ऑफ फ्रेंच, चंदा साहिब एंड मुजफ्फर जंग। मतलब ये जो तीन हैं, ये तीनों मिलके मार देते हैं अनवरुद्दीन को। ठीक, इतना बात क्लियर? उसके बाद देखो क्या है, नसीर जंग मर्डर्ड बाय नोबल। ये भाई साहब भी को भी मार दिया जाता है। नोबल मतलब, नोबल का मतलब क्या होगा बच्चा? यहाँ पे थोड़ा समझाओ मुझे। सुमन, सिंपल। सुनेत्रा, कोई भी जिसको भी पता, कल्पिता तुमको भी पता है तो बताओ, नोबल मतलब क्या होगा? सर जो किंग के दरबार में जो मिनिस्टर्स होते हैं वो सब। यस, मतलब उसके ही टीम के द्वारा उसके अगेंस्ट करवा के मरवा दिया गया बाय अ कॉन्स्पिरेसी, जो भी कह लो। तो यहाँ पे हम लोग को देखने को क्या मिल रहा है कि बैटल ऑफ अंबुर में अनवरुद्दीन और नसीर जंग दोनों ही चल बसे। फ्रेंच backed Nizam and Nawab succeeded Duplessis power at its height। मतलब यहाँ पे अब हम लोग को समझ में आ रहा है कि ड्यूप्ले का पावर बढ़ गया, क्योंकि वो जिता दिया भाई, वो राजा बनवा दिया। और वो जो राजा जो बनवाया है जिसको, वो लोग तो उसके गुलाम हो गए, और यही तो उसका पावर है। और इधर क्या होता है, अनवरुद्दीन सन मोहम्मद अली सीक्स ब्रिटिश सपोर्ट टू कैप्चर द थ्रोन ऑफ आरकॉट। अब समझ में आया रौनक? ये मोहम्मद अली कौन? तो ये है इसी अनवरुद्दीन का बेटा, जो अपने पापा के देहांत के वजह से वो फिर से हाथ किसके सामने फैलाया? अंग्रेज के सामने। ठीक। होता क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी लूजेस areas near Pondicherry, areas on the Odisha coast and Masulipatam to French। तो यहाँ पे
अल्टीमेट अगर हम लोग इम्पैक्ट देखें तो यहाँ पे बहुत ही जोरदार धमाकेदार जीत होता है किसका? फ्रांस का। तो हम लोगों को यहां तक 3 आंसर मिल चुका है। कौन कौन सा? पहला टाइमलाइन 1749 से 54। दूसरा रीजन इंडियन लीडर्स या लोकल लीडर्स। तीसरा रिजल्ट या इम्पैक्ट। तो यहां देखते हैं फ्रेंच डिफीटेड इंग्लिश, और वो भी बहुत धूमधाम से। ठीक है, उसका देखो क्या है। 1751 रॉबर्ट क्लाइव कैप्चर्ड आरकॉट in a daring attack with only 210 men, defended it for 53 days from Chanda Sahib's 4000 strong army। देखो आरकॉट का बात हो रहा है। आरकॉट का ही राजा बनने के लिए मोहम्मद अली रिक्वेस्ट करता है इंग्लिश से। इंग्लिश का रॉबर्ट क्लाइव 1751 में जाके आरकॉट को ही क्या करता है? कैप्चर कर लेता है। मतलब सोच रहे हो, राजधानी का मतलब पूरा राज्य का राजधानी को ही कैप्चर कर लिया। और सिर्फ मात्र 210 दिन के 210 व्यक्तियों के मदद से 53 दिन सस्टेन किया। और अगेंस्ट में खड़े थे चंदा साहेब का। देखो चंदा साहेब ये फ्रेंच की तरफ से था। चंदा साहेब का आरकॉट में 4000 आदमी या आर्मी के अगेंस्ट में ये 210 आदमी के साथ 53 दिन तकरीबन 2 महीना सस्टेन कर ली। और ये ना एक बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल जीत था इंग्लिश का। एंड एक साइकोलॉजिकल हार बनता चला जा रहा था फ्रेंच के लिए। कैसे? तो यहां पे डिमीन किया गया ड्यूप्ले का जो भी मतलब वॉर स्ट्रेटजी है उस चीज को। एंड हम लोग देखते हैं कि उसको बुला लिया जाता है। ठीक है, कहा? तो फ्रांस बुला लिया जाता है। बोलता है, अरे तुम क्या किया यार? रॉबर्ट क्लाइव इतना दिन से खड़ा था तुम्हारे सामने, तो कुछ कर नहीं पाया उसने। तुम आओ, अब तुम्हारा जरूरत नहीं हुआ, अब फ्रांस आओ। उसको फ्रांस बुला लिया, राइट। और ये फ्रांस का सबसे बड़ा गलती था। अगर फ्रांस नहीं बुलाता ना तो शायद आज मैं तुम लोग को इंग्लिश के बारे में नहीं, और आईएनएन इंग्लिश से रिलेट करके नहीं, फ्रेंच से रिलेट करके बोलता। देखते हैं आगे। 1752 में क्या होता है? मैसूर, तंजौर एंड मराठास कम टू सपोर्ट क्लाइव बाय अटैकिंग चंदा साहिब एंड द फ्रेंच एट त्रिचिनोपल्ली एंड कावेरी पक्कम। तो इधर से ब्रिटिश को सपोर्ट करने के लिए मैसूर, तंजौर, मराठास ये सभी आ रहे हैं। चंदा साहिब डिफीटेड एंड किल्ड एट तंजौर। तो भाई साहब तंजौर में चंदा साहेब टपक गए। और अब मतलब यहां से देखो, पहले अनवरुद्दीन मरा, नसीर जंग मरा, मोहम्मद अली को हेल्प चाहिए, चंदा साहिब अगेंस्ट था, ये भी मरा। ये जैसे मरा, जगह खाली, मोहम्मद अली राजगद्दी पे विराजमान। मोहम्मद अली बिकम्स नवाब ऑफ आरकॉट। फिर क्या होता है? 1754 में ड्यूप्ले को बुला लिया जाता है। देख लो, 1754 ड्यूप्ले रिकॉल टू फ्रांस बाय हिज बॉसेस। 1754 में ही ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी होता है। जो लड़ाई करने वाला था वो गया, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हो गया। तो अब हम लोग को समझ में आ गया
चौथा आंसर दैट इज ट्रीटी। तो ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी किससे रिलेटेड है? तो हम लोग को याद रखना है, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी रिलेटेड है सेकेंड कार्नेटिक वॉर से। होता क्या है इसमें? EIC and French agreed not to interfere in the affair of the native princes। मतलब जो लोकल राजा बन रहे हैं उन लोगों में हस्तक्षेप नहीं चलेगा। बोथ यूरोपियन पावर विल होल्ड देयर ओन टेरिटरीज इन इंडिया। तुम दोनों का अपना अपना जो भी टेरिटरी है उस चीज को लेके खुश रहो, ठीक है। तो अल्टीमेटली अभी तक अगर हम लोग फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का कंपैरेटिव स्टडी करें तो थोड़ा जगह चाहिए, ले लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड का अगर हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करें तो अभी तक हम लोग को समझ में आया है क्या क्या जानना है हम लोग को। एक टाइमलाइन, दूसरा रीजन, तीसरा इम्पैक्ट एंड चौथा ट्रीटी। ये हर एक वॉर मतलब हिस्ट्री में जो भी पढ़ोगे ना बच्चा लोग, ये 4 पॉइंट अगर कोई वॉर पढ़ रहे हो तो याद रखना। तो यहाँ पे हम लोग को समझ में आ रहा है टाइमलाइन पहला वाला का 1746 से 48। इसका अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है 1749 से 54। रीजन ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। इसका रीजन लोकल लीडर्स। इम्पैक्ट काइंड ऑफ ड्रॉ एंड इसका इम्पैक्ट फ्रेंच defeated English। Treaty of Aila Chapelle एंड यहाँ पे ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ठीक है। और एक पॉइंट याद रखना जो इसमें है, ये था क्या? कार्नेटिक वॉर। ये भी था कार्नेटिक वॉर। हम लोग देखेंगे क्या कि इसके अंदर एक बैटल भी था। यहां पे हो जाएगा बैटल ऑफ सेंट थोम और बैटल ऑफ अड्यार। और यहां हम लोग को देखने को मिलता है बैटल में बैटल ऑफ अंबर। ये 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं। तो टोटल अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को मोर और लेस 10-20 क्वेश्चन जो है वो रिपीटेडली पूछे जाते हैं। और बाकी सिविल सर्विस का एस्पिरेंट होने की वजह से हम लोगों को इंटरनली भी सभी बातें जानना पड़ेगा। तो मुख्यतः हम लोगों को सबसे प्रायर चीज ये ध्यान रखना है कि ये 10-20 जो भी क्वेश्चन बन रहा है वन लाइनर टाइप, ये हम लोग को एकदम ही कंठस्थ रहे। और ये रखने के लिए हम लोग को कंसेप्ट समझना पड़ेगा। तो आई गेस इतना बात मैं तुम लोग को समझा चुका हूँ, जिसमें हम लोग पूरा पूरी देख चुके हैं कि क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम लोग कार्नेटिक वॉर 3। थर्ड कार्नेटिक वॉर, राइट। तो थर्ड कार्नेटिक वॉर का टाइमलाइन, पहला क्वेश्चन, टाइमलाइन 1758 से 63, 4 साल का बीच में गैप। क्रिएटिविटी हुआ तो थोड़ा शांति से बैठे। रीजन, रीजन है 7 years ऑफ वॉर इन यूरोप। इसके बारे में याद रखना, अनटिल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, अनटिल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ये 7 years वॉर सबसे बड़ी युद्ध थी।
ये भी चल रहा है कहाँ, इंग्लिश और फ्रांस के बीच में, यूरोप में। ब्रिटेन एंड फ्रांस अगेंस्ट ईच अदर। 1758 French army captured EIC's fort at विजयनगरम एंड सेंट डेविड। शुरुआत कैसे हो रहा है तीसरा वाला का, तो शुरुआत होने के पीछे का कारण जो है ना, उसको लिटरली अगर रफ लैंग्वेज में बात करें तो बोलते हैं उसको खुजली, जो मचता है किनको, जो लोग जीतते हैं। तो अगर हम लोग पहला का बात करें वो था ड्रॉ, दूसरा का बात करें तो वहां जीतता है फ्रांस, तो चुल मचा इसको, खुजली बोल रहे इसको, ठीक है। ये क्या करता है, जाके ईआईसी का फोर्ट विजयनगर में एंड सेंट डेविड फोर्ट जो है कैप्चर कर लेता है। सिंपल सा बात भाई, रिटेलिएशन होगा। रिटेलिएशन में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करता है, वो मसूलीपट्टनम में एक फ्रेंच शिप खड़ा है उसको ड्राउन कर देता है, उसको डुबा देता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीट्स फ्रेंच एंड एक्सपेल देम फ्रॉम बंगाल, चंदन नगर, कासिम बाजार एंड बालासोर। कासिम बाजार, चंदन नगर हम लोग समझ रहे हैं बंगाल में, बालासोर उड़ीसा में। इस जगह से मतलब एक्चुअली उस समय ये भी बंगाल का ही था। तो यहां से हम लोग देख रहे भरपेट बमबारी हुआ और फ्रांस को भाग जाना पड़ा इंग्लिश के मार के डर से। देखो क्या है, चंदन नगर इज बम्बार्डेड एंड कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। चंदन नगर तो पूरा नेस्तनाबूद हो गया। 1759 में ईआईसी कैप्चर्ड नॉर्दर्न सरकार फ्रॉम द हैदराबाद निजाम, मसूलीपट्टनम। नॉर्दर्न सरकार वही हमारा कोस्ट, इस रीजन वाला जो नॉर्दर्न सरकार कहलाता है। ये रीजन देखो कौन कैप्चर कर रहा है, ईस्ट इंडिया कैप्चर कर रहा है। किससे कैप्चर कर रहा है, हैदराबाद का निजाम से कैप्चर कर रहा है। हैदराबाद का निजाम कौन था उस समय, तो हम लोग देख पा रहे हैं मुजफ्फर जंग जब बना था, नसीर जंग तो मर गया था, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अब हैदराबाद से भी उसका दुश्मनी चालू हो चुका है। और जैसे कि हम लोग देखे थे फर्स्ट वाले में एक बैटल, बैटल ऑफ सेंट थॉम और अड्यार, यहाँ पे देखे थे बैटल ऑफ अंबर। तीसरे वाले में हम लोग देखेंगे बैटल ऑफ पॉन्डी वॉश। ये डब्ल्यूबीसीएस का प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी है कि बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश कब हुआ, 1760 में हुआ। किसके किसके बीच हुआ, इंग्लिश एंड फ्रेंच के बीच में। किससे रिलेटेड है, थर्ड कार्नेटिक वॉर से रिलेटेड है। वॉन्डी वॉश या अंग्रेज का जो जबान है वो तो फ्लेक्सिबल नहीं है भाई, वो लड़खड़ा जाता है, तो वो सब रिस्क ही नहीं लेते हैं। वॉन्डी वॉश अपने हिसाब से बना देते हैं नया चीज, बट एक्चुअल में वो जो जगह था जहां पे ये लड़ाई हुई थी तमिलनाडु में, उसको कहते थे वंदवासी, राइट। होता क्या है इस बैटल में, फ्रेंच डिफीटेड हैवीली। तो हमसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बैटल ऑफ वॉन्डिवॉस का रिजल्ट में कौन किससे हारा, तो फ्रांस हारा इंग्लिश से, और बहुत ही बुरे टाइप से। तो जब हारा है तो उसका जगह भी जाएगा भाई, देखते हैं कौन कौन सा जगह जाता है। फिर होता क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर्स पौंडीचेरी, और फिर ट्रीटी ऑफ पेरिस पास होता है। फिर क्या होता है, फ्रेंच अलाउड टू रिटेन्स फैक्ट्री इन पौंडीचेरी एंड चंदन नगर बट नो मिलिट्री एक्सपेंशन फर्दर। पौंडीचेरी को कैप्चर कर लिया इंग्लिश, ट्रीटी ऑफ पेरिस की वजह से दे दिया, और देने के बाद बोला कि बेटे औकात में रहो, ट्रेडिंग करने आओ ट्रेडिंग करो, आर्मी मत बढ़ाओ, नहीं तो बहुत मार मारेंगे, बम फेंक देंगे फिर से, अब फिर भागोगे चंदन नगर जैसा। ठीक है मालिक, नहीं करेंगे ऐसा कुछ। फ्रेंच पावर डिमोलिश्ड इन इंडिया, ये बात कहते ही कि मालिक अब नहीं करेंगे, तो वो पूरा ही धराशायी हो गया। और यहां से लिखा जाता है नसीब अंग्रेजों का कि तुम बनने वाले हो नेक्स्ट शासक। कहाँ का, तो इस भारत देश का।
यहाँ पे देखो नोट में कुछ लिखा है, इवन आफ्टर द वॉर फ्रेंच ट्राइड टू लिमिट इंग्लिश डोमिनेंस बाय हेल्पिंग एंटी कंपनी रूलर्स लाइक टीपू सुल्तान बट दे अल्टीमेटली फेल्ड। सिंपल सा बात है भाई, तुम किसी को पीट के अगर घर में बिठा दो, तुम ताकतवर हो, अगर ये सिद्ध हो चुका है तो वो आदमी तुमसे डायरेक्टली लड़ेगा ही नहीं, वो सिर्फ ऐसा आदमी को खोजेगा कि जो तुम्हारा दुश्मन। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और यही फॉर्मूला को वो चाह रहा था अपना के आगे बढ़ने का, बट ये चीज भी उसको सहूलियत प्रदान नहीं कर पाया और वो भी टोटली फेल हो गया। अब हम लोग सिंपली देख लेंगे सबसे पहला कि कारण क्या था फ्रांस का फेलियर होने का और इंग्लिश के जीतने का। तो अब वो कुछ पॉइंट है, इस चीज को हम लोग देख के आज के टॉपिक को फटाक से एक बार कंक्लूड कर लेंगे। तो कॉजेज ऑफ फ्रांस फेलियर अगर हम लोग बात करें तो कॉमर्शियल एंड नेवल सुपरियरिटी ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश का हम लोग देख पा रहे थे यहाँ पे कॉमर्शियल सुपरियरिटी बहुत था, मतलब वो लोग लेगेसी में विश्वास रखते थे और अंग्रेज का जो क्राउन है उसको आगे बढ़ाने में ही सब कुछ था उनका। बट ये चीज हम लोग को फ्रांस में नहीं देखने को मिल रहा है। एंड याद करो, फ्रांस सॉरी इंग्लिश रिप्लेस करने वाला मतलब किया है पोर्चुगल को। पोर्चुगल एक ऐसा यूरोपियन जो अपने पॉलिसीज की वजह से एनिमोसिटी का शिकार हुआ और यहां से भागा, बट पावर भाई उसमें कम नहीं था, क्योंकि उसका ब्लू वाटर पॉलिसी इस बात को प्रूव कर दिया है कि भाई वो पूरा इंडियन ओशियन को ही कैप्चर कर लिया। तो इंडियन ओशियन को कैप्चर करना हलवा तो नहीं है भाई, महासागर है, उसको कैप्चर कर लिया। उसका भी नेवल सुपरियरिटी अच्छा था और उसको रिप्लेस किया इंग्लिश, मतलब इसका भी नेवल सुपरियरिटी अच्छा। इंग्लिश का नेवल सुपरियरिटी जो था वो फ्रेंच से भी अच्छा था, इसी वजह से फ्रेंच यहाँ पे मुंह की खाया। नेक्स्ट, लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द फ्रेंच गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का इन्वॉल्व होगा तो सपोर्ट ही नहीं करेगा, जैसे तुम्हारा लॉस होगा, ए लॉस हो रहा है हटो वहां से हटो। बट यहाँ पे इंग्लिश का कुछ नहीं है भाई, उसका कोई यहाँ पे हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है कि कोई भी आके उसको अड़चन दे रहा है कि बेटा ये मत करो ये करो, वो अपना आराम से बढ़ रहा है। फ्रेंच हैड सपोर्ट फ्रॉम लोकल ओनली इन डेक्कन बट इंग्लिश हैड ए स्ट्रॉन्ग बेस इन बंगाल। फ्रांस का हम लोग सिर्फ देख पा रहे हैं डेक्कन पार्ट में उसका हालत, बट इधर से अगर हम लोग बंगाल में अंग्रेजों को देखें तो उसको सपोर्ट उधर बंगाल में भी मिल रहा है, उसका अच्छा खासा उधर में भी वर्चस्व हो चुका है। English had three important ports, Calcutta, Bombay and Madras, but French had only one, that is Pondicherry. तो भाई जगह कम रहेगा तो साम्राज्य तुम्हारा ऐसे भी कम विकसित होगा, सिंपल सा बात है। तुम्हारा बड़ा बिजनेस रहेगा तो तुम्हारे पास रेवेन्यू भी बड़ा जनरेट होगा, छोटा बिजनेस होगा तो छोटा होगा। तो अगर छोटा तुम्हारे पास रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो तुम फिर से एक छोटा ही साम्राज्य खरीद पाओगे, लेकिन अगर बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो एक बड़ा साम्राज्य खरीदोगे। सेम चीज हो रहा है इसके साथ। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द फ्रेंच जनरल्स, मतलब आपस में ही लड़के मर रहे हैं, बट अंग्रेज उनका सबका सोच एक है, बिकॉज वो लोग लेगेसी मेंटेन कर रहे हैं। इंग्लैंड्स विक्ट्री इन द यूरोपियन वॉर डिसाइडेड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच इन इंडिया। मतलब हम लोग देखें कि पहला वॉर जो तीसरा वॉर था, दोनों ही लड़ रहे हैं ये लोग यूरोप में, और वहां पे फ्रांस हार रहा है, और वही चीज कारण बन रहा है इंडिया में भी उसका खात्मा का। तो फटाक से इसमें हम लोग वो जो 10-12 सिंगल क्वेश्चन बनते हैं उस चीज को हम लोग जल्दी देख ले कॉम्परेटिवली पढ़ाई करके तीनों का। तो कॉम्परेटिवली अगर हम लोग देखें अ, 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 चलो, तो बेसिकली अभी तक हम लोग को ये समझ में आया कि हुए कार्नेटिक वॉर जो है वो टोटल थे 3। इसका टाइमलाइन था 1746 से 63, ठीक।
अब 1746 से 63 का बात करें हम लोग, तो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट में टाइम 1746 से 48, सेकंड का टाइम 1749 से 54 एंड तीसरा का टाइम 1758 से 63। रीजन यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है लोकल लीडर्स, और यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है 7 years war of यूरोप। ठीक, impact kind of draw, French defeated English, और यहाँ पे English defeated French। ट्रीटी, नहीं ट्रीटी से भी पहले हम लोग बात कर लेते थोड़ा सा अपना जो बैटल्स हुए थे। बैटल यहाँ पे था बैटल ऑफ सेंट थोम और बैटल ऑफ अड्यार। यहाँ पे होता है बैटल ऑफ अंबर, और यहाँ पे होता है बैटल ऑफ वॉन्डीवोश। फिर आता है हमारा ट्रीटी। ट्रीटी का बात करें तो यहाँ पे हम लोग को मिलता है ट्रीटी ऑफ आइला शपील, यहाँ मिलता है हम लोग को ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, एंड यहाँ मिलता है हम लोग को ट्रीटी ऑफ पेरिस। राइट, किसी को भी कोई डाउट जल्दी पूछो। चलो किसी को कोई डाउट जल्दी पूछो। कौन कौन है? कल्पिता, कोई डाउट? ना सर। वरुण, यस सर। कोई डाउट? नहीं सर। रौनक, नो सर। शर्मिष्ठा, ना सर। सिंपल, नहीं सर। सुमन, नहीं सर। जैनब, जैनब तुम्हारा माइक ऑफ है। खाने चली गई क्या? जैनब भूख लग गया शायद उसको, 10 बज गया। चलो कोई नहीं। तो बेसिकली आज अब हम लोग समझ चुके हैं। हमारा सबसे पहले हम लोग पहले क्लास में ये समझे थे क्या कि हमारा जो भी इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो शुरुआत हो कैसे रहा और हम लोग किसके अगेंस्ट में इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ेंगे। तो आज आके मैं तुम लोग को ये समझा पाया हूँ कि बेसिकली हम लोग जिसके अगेंस्ट में इंडियन नेशनल मूवमेंट किए थे उसका यहाँ पे स्थापित होना कैसे हो पाया, एंड
अभी भी हम लोगों को उस चीज को समझने के क्रम में और 2 बैटल पढ़ना है। एक है बैटल ऑफ प्लासी और एक है बैटल ऑफ बक्सर। ये दोनों हम लोग एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे अच्छे से डिटेल्ड में। उसके बाद फिर हम लोग अब चले जाएंगे जिसके वजह से हो रहा है हमारा नेशनल मूवमेंट, राइट। तो आई गेस मैं तुम लोगों को समझाने में सक्षम हूँ इतनी सारी बातें, बट भूल जाओगे। सो यू हैव टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन। अगर नहीं करते हो बच्चा तो दिक्कत हो जाएगी, राइट। तो प्लीज रिवाइज करो। कोई भी डाउट हो मेरे पास है, मैं हूं तुम लोगों के लिए। लेकिन मुद्दे वाली बात है, अगर रिवाइज नहीं करोगे डाउट नहीं आएगा। डाउट नहीं आएगा मतलब तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। डाउट दो आदमी को नहीं आता है, या तो जो बहुत अच्छे से पढ़ लिए या तो जो बिल्कुल नहीं पढ़े। तो अपने आप को किस कैटेगरी में रखना है ये तुम लोग अपने हिसाब से ही अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लो। जो भी हो मुझे बताओ, राइट। तो चलो बात को ना बढ़ाते हुए, मेरे को भी लग गया है भूख, तुम लोग को भी लग गया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट दिन, और नेक्स्ट दिन हो सकता है कि कल हो जाए, तो मैं तुम लोगों को पहले नोटिफाई कर दूंगा, फिर हम लोग कल मिलेंगे, राइट। किसी को कोई डाउट? सर ना टेस्ट सर। कब होगा? हाँ सही बात, सिंपल ये बात याद दिलाई, भूल गया था। टेस्ट कब होगा? तो यहाँ पे तो देखो, जो टेस्ट देने के लिए मना किए जैसे सोमुख एंड सुनेत्रा, वो दोनों ही अभी नहीं है, तो नो इशू। हम लोग संडे को प्रॉब्लम है, वेंसडे को रखता हूँ टेस्ट वाला दिन। इज इट ओके? हाँ सर। ठीक है सर। तो कब है वेंसडे को सर बोल हमारा, रहे? वेंसडे को बुधवार, अगर हम ओके। लोग बात करें तो इसमें हम लोग का सिलेबस हो रहा है पूरा पूरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, जो भी मैं तुम लोग के साथ शेयर करता हूँ। पॉलिटी, हिस्ट्री, आईएनएम, ज्योग्राफी, ये चारों का पहला पहला टॉपिक, राइट। तो आज की क्लास को मैं इधर ही रोकता हूँ। थैंक यू, तुम लोग अपना वैल्यूएबल टाइम मेरे साथ शेयर किए। अच्छे से रहो, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू बच्चे लोग, गुड नाइट। Thank you, sir. थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर।